नमस्ते दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण और भारत पर इसका प्रभाव, मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत जिस तरह बदला है वो अभूतपूर्व है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज की चर्चा में इसके अलग-अलग पहलुओं को टटोलें, अर्थव्यवस्था से लेकर समाज, संस्कृति, राजनीति, पर्यावरण तक, और समझें कि इस बदलाव के असल मायने क्या रहे हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत अर्थव्यवस्था से ही करते हैं, है ना? क्योंकि बदलाव की लहर शायद यहीं से सबसे तेज उठी थी। 1991 से पहले का भारत, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाली बात। हाँ बिल्कुल, वो दौर जिसे लाइसेंस राज भी कहते थे। सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा था। 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने तो तस्वीर ही बदल दी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहले 3-3.5% पर अटकी रहती थी, वो अचानक 6-7% और कई बार तो 8-9% तक भी पहुंची। हाँ, मतलब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में नाम आ गया भारत का। बिल्कुल, और ये सिर्फ क्वांटिटेटिव जंप नहीं था, मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं बढ़े, ये क्वालिटेटिव भी था। क्वालिटेटिव कैसे? मतलब स्ट्रक्चर बदला अर्थव्यवस्था का। एग्जैक्टली। अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा ही बदल गया। सबसे बड़ा शिफ्ट आया सर्विसेज सेक्टर में। आईटी, बीपीओ, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तेजी से बढ़ा। आज ये सेक्टर जीडीपी का लगभग 55-60% हिस्सा है, जबकि 1991 से पहले एग्रीकल्चर डोमिनेंट था। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, आप कह सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का क्या? अक्सर ये बात उठती है कि भारत वो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं बन पाया जैसा चीन बना। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मैन्युफैक्चरिंग में वो ग्रोथ नहीं आई जिसकी उम्मीद थी या जो सर्विसेज में दिखी। हालांकि ऐसा नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पॉकेट्स में सक्सेस मिली, जैसे ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ भारतीय कंपनियां ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिव बनी, एक्सपोर्ट भी करने लगीं। अच्छा, पर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा वो करीब 15-17% पर ही अटका रहा। इसके कई कारण हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ा फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज, जमीन अधिग्रहण की मुश्किलें, और हाँ, चीन से सस्ता इंपोर्ट भी एक चैलेंज रहा है। और कृषि, एग्रीकल्चर, जहां आज भी देश की मतलब बहुत बड़ी आबादी निर्भर है। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स कह सकते हैं। एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा तो, जैसे मैंने कहा, 50% से ज्यादा से घटकर 15-18% रह गया। लेकिन आज भी देश की लगभग 40-45% वर्किंग पॉपुलेशन रोजगार के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर है। बाप रे, इतना बड़ा गैप! हाँ, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। अर्थव्यवस्था में योगदान कम, पर लोगों की निर्भरता बहुत ज्यादा। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में कृषि को ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव, प्राइस वॉलेटिलिटी, इन सब का सामना भी करना पड़ा है। ट्रेड की बात करें तो व्यापार दरवाजे तो खोले गए थे जोरों से, जाहिर है। बिल्कुल, भारत का ग्लोबल ट्रेड से जुड़ाव बहुत बढ़ गया। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो, जो ये दिखाता है कि इकोनॉमी में ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है, वो 1990 में सिर्फ 15% के आसपास था। वो बढ़कर 40% के भी पार चला गया। और एक्सपोर्ट में क्या बदलाव आए? किस तरह की चीजें हम बेचने लगे? हाँ, एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई हुआ। पहले हम ज्यादातर ट्रेडिशनल आइटम्स जैसे कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, कृषि उत्पाद भेजते थे। अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया। फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, इनका हिस्सा भी बढ़ा। लेकिन वो ट्रेड डेफिसिट वाली बात भी तो सुनते हैं, मतलब इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। हाँ, वो चुनौती बनी रही है, खासकर मर्चेंडाइज ट्रेड में, यानी गुड्स के ट्रेड में। हम जितना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, खासकर कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है, खासकर आईटी सर्विसेज का, उससे जो सरप्लस होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, उसने इस घाटे को काफी हद तक संभाला है, कुशन दिया है। अच्छा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की बात आती है। विदेशी कंपनियों का भारत में इन्वेस्टमेंट, इसमें तो जबरदस्त उछाल आया है ना? हाँ, बिल्कुल। एफडीआई की कहानी तो बहुत ड्रामेटिक रही है। 1980s में एफडीआई मतलब ना के बराबर था। 1991 के बाद धीरे धीरे बढ़ा और पिछले कुछ सालों में तो ये 40-80 बिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच गया है। वाओ, ये बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और ये पैसा आया कहाँ से? मतलब
कौन से देश इन्वेस्ट कर रहे हैं? शुरू में मॉरिशस, सिंगापुर जैसे देशों से ज्यादा आया। इसका एक कारण वहां के साथ भारत की टैक्स ट्रीटीज भी थीं, जिससे इन्वेस्टमेंट चैनल करना आसान था। यूएस, यूके, नेदरलैंड्स भी बड़े निवेशक रहे। हाल के वर्षों में देखें तो जापान, साउथ कोरिया, यूएई से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और ये पैसा गया कहाँ, किन सेक्टर्स में लगा? ज्यादातर ये इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में आया। आईटी, टेलीकॉम शामिल है इसमें। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग, इन सेक्टर्स में काफी एफडीआई आया। सरकार ने भी पॉलिसी रिलैक्स की होगी। हाँ, बिल्कुल। एफडीआई पॉलिसी को लगातार उदार बनाया गया। पहले कई सेक्टर्स बंद थे या उनमें लिमिट थी, उन्हें धीरे धीरे खोला गया। जैसे रिटेल में कुछ शर्तों के साथ, इंश्योरेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, एविएशन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। मकसद यही था कि टेक्नोलॉजी आए, कैपिटल आए और कंपटीशन बढ़े। फाइनेंशियल सेक्टर का इंटीग्रेशन भी तो हुआ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज या अब एफपीआईज कहते हैं शायद, उनकी भूमिका बहुत बढ़ गई स्टॉक मार्केट में। हाँ, एफपीआईज भारतीय स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए। उन्होंने इक्विटी मार्केट में काफी पैसा लगाया। इससे बाजार में लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो बढ़ा, मार्केट डेप्थ बढ़ी। पर इसका दूसरा पहलू भी है, वॉलेटिलिटी, मतलब बाजार में तेज उतार चढ़ाव। एग्जैक्टली। इससे वॉलेटिलिटी का खतरा भी बढ़ा। जब ग्लोबल मार्केट्स में कुछ गड़बड़ होती है तो एफपीआईज तेजी से पैसा निकालते हैं, जिससे भारतीय बाजार भी गिरते हैं। इसी दौर में मार्केट रेगुलेशन को भी मजबूत किया गया। सेबी, जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसे ज्यादा पावर्स दी गई, नियम सख्त किए गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स पर जोर दिया गया। हाँ, ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। बिल्कुल। कंपनियों को कैसे चलाया जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाई जाए, इन सब पर फोकस बढ़ा। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े बदलाव दिखे। प्राइवेट बैंक्स आए, टेक्नोलॉजी आई। हाँ, नई प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस मिले। इससे सरकारी बैंकों के साथ कंपटीशन बढ़ा, सर्विस क्वालिटी सुधरी, ग्राहकों को ऑप्शंस मिले। फॉरेन बैंक्स को भी विस्तार की इजाजत मिली, हालांकि उनका मार्केट शेयर लिमिटेड रखा गया। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर शायद टेक्नोलॉजी एडॉप्शन रहा। जैसे पहले एटीएम्स आए, फिर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अब यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने तो जैसे पेमेंट्स की दुनिया में क्रांति ही ला दी है। सही कहा, यूपीआई तो कमाल है। और ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में भी मददगार रहा है। और आईटी और सर्विसेज रेवोल्यूशन, इसका जिक्र तो करना ही होगा। ये शायद भारत की ग्लोबलाइजेशन स्टोरी का सबसे चमकता सितारा है। निसंदेह भारत का आईटी बीपीओ सेक्टर एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ऑफशोर डिलीवरी मॉडल जो था। हाँ, मतलब वेस्टर्न क्लाइंट्स को भारत में बैठकर सर्विसेज देना। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, ये लाजवाब तरीके से काम किया। इस सेक्टर ने लाखों, मतलब करीब 4-5 मिलियन डायरेक्ट हाई पेइंग जॉब्स पैदा किए हैं। आज ये 150-200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सालाना एक्सपोर्ट करता है। भारत का सबसे बड़ा सिंगल एक्सपोर्ट सेक्टर है ये। इसने भारत की इमेज भी बदली है दुनिया में। हाँ, एक लो कॉस्ट डेस्टिनेशन से बदलकर एक नॉलेज इकोनॉमी वाली इमेज बनी। और इसने हमारे आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज जैसे संस्थानों की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाई, एक बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने में मदद की। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो काफी हद तक साफ हुई, लेकिन इन आर्थिक बदलावों का असर समाज पर कैसा रहा, आम आदमी की जिंदगी पर? असर बहुत गहरा और कह सकते हैं मिक्स्ड रहा है। सबसे पॉजिटिव पहलू देखें तो वो है गरीबी में कमी। पॉवर्टी रेट्स में काफी गिरावट आई है। हाँ, वो आंकड़े बताते हैं कि 1993-94 में करीब 45% से घटकर 2011-12 तक 21-22% रह गई थी। बिल्कुल। और अनुमान यही है कि उसके बाद भी ये ट्रेंड जारी रहा। मतलब करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा हाथ था, साथ ही सरकारी योजनाओं का भी। और मिडिल क्लास, हाँ, उसका तो जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ है। ओ हाँ, एक बड़ा और महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास उभरा है। इनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, जिससे कंजम्पशन पैटर्न्स बदले। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज, टीवी, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, इनकी डिमांड बहुत बढ़ी। लोग घर खरीदने लगे, बच्चों की बेहतर शिक्षा पर, प्राइवेट हेल्थ केयर पर ज्यादा खर्च करने लगे। शहरीकरण तेज हुआ, लोग गांव से शहरों की तरफ आए बेहतर अवसरों की तलाश में। एक एस्पिरेशनल कल्चर कह सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ने की चाह, बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद, ये बहुत प्रबल हुई। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, इनइक्वालिटी, असमानता। वो भी तो बढ़ी है ना? हाँ, और ये गंभीर चिंता का विषय है। गरीबी कम होने के बावजूद अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हुई है। इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ी है और वेल्थ इनइक्वालिटी तो और भी ज्यादा।
कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश की टॉप 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास बहुत कम। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब ग्रोथ के फायदे सब तक बराबर नहीं पहुंचे। यही बात है। रीजनल इनइक्वालिटीज भी बढ़ी हैं। पश्चिमी और दक्षिणी राज्य ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, जबकि पूर्वी और कुछ उत्तरी राज्य पिछड़ गए। शहर और गांव की आय का अंतर भी बढ़ा है। तो ये जो ग्रोथ हुई, क्या वो पर्याप्त रोजगार पैदा कर पाई? वो जॉबलेस ग्रोथ वाली बात कितनी सच है? ये एक बहुत जायज सवाल है और चिंता भी। ग्रोथ तो हुई, जीडीपी बढ़ी, पर उतनी संख्या में क्वालिटी जॉब्स पैदा नहीं हुए जितनी जरूरत थी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आज भी हमारी वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 80-90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, असंगठित क्षेत्र में। जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं, सोशल बेनिफिट्स नहीं। बिल्कुल। पीएफ, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसा कुछ नहीं। वेजेस भी कम होते हैं और स्किल मिसमैच भी एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो युवाओं में नहीं है, या युवाओं के पास जो स्किल्स हैं उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। और कृषि संकट, किसानों की आत्महत्याएं, वो खबरें तो दिल दहला देती हैं। हाँ, एग्रेरियन क्राइसिस बहुत गहरा है। किसान कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कीमतों का उतार चढ़ाव, लागत का बढ़ना, एमएसपी को लेकर अनिश्चितता, कर्ज का बोझ और ऊपर से क्लाइमेट चेंज का असर, अनियमित मॉनसून, सूखा, बाढ़। पॉलिसी सपोर्ट भी शायद उतना प्रभावी नहीं रहा जितना होना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव दिखे? हायर एजुकेशन में तो काफी एक्सपेंशन हुआ है। हाँ, हायर एजुकेशन का विस्तार हुआ है, खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। कई प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बढ़े हैं। छात्र विदेश पढ़ने जा रहे हैं, कुछ विदेशी छात्र भी आ रहे हैं। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी कम नहीं हैं। क्वालिटी का इशू। हाँ, क्वालिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ गिने चुने संस्थान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर की गुणवत्ता औसत या उससे भी कम है। सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अभी भी चिंताजनक है। ड्रॉप आउट रेट्स, यानी बच्चों का पढ़ाई बीच में छोड़ देना, वो भी एक समस्या है। और डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी तक पहुंच में असमानता, वो कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के समय और ज्यादा साफ दिखी। अब जरा संस्कृति की ओर मुड़ते हैं। कल्चरल इम्पैक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन का हमारे रहन सहन, सोच पर क्या असर हुआ? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो साफ दिखता है। बिल्कुल, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ग्लोबल ब्रांड्स भारत में घर घर पहुंचे, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों। फास्ट फूड चेन्स, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट आम हो गए। वेस्टर्न फैशन ट्रेंड्स, हॉलीवुड फिल्में, इंग्लिश म्यूजिक युवाओं में काफी पॉपुलर हुए। और इंग्लिश भाषा का प्रभुत्व। हाँ, इंग्लिश का प्रभाव बिजनेस, मीडिया, एजुकेशन और यहाँ तक कि हमारी आपसी बातचीत में भी बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग इनसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन या कल्चरल इंपीरियलिज्म की तरह भी देखते हैं। एक डर कि कहीं हमारी लोकल कल्चर्स दब न जाएं। लेकिन क्या सिर्फ अपनाया ही गया, या कुछ रेजिस्टेंस, कुछ अडेप्टेशन भी हुआ? मतलब क्या जी लोकलाइजेशन जैसा कुछ हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। ये एक टू वे प्रोसेस रहा है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पैसिवली एक्सेप्ट किया। कल्चरल रेजिस्टेंस भी दिखा, अडेप्टेशन भी। ग्लोबलाइजेशन का बेहतरीन उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स का मैकालू टिक्की बर्गर बेचना, या विदेशी कंपनियों का दिवाली होली पर खास विज्ञापन बनाना। सही है। और बॉलीवुड को देखिए, उसने न सिर्फ अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी, बल्कि उसकी इंटरनेशनल रीच भी बढ़ी। भारतीय खाना, योग, आयुर्वेद, ये तो ग्लोबल फिनोमेना बन गए हैं। हाँ, ये भी सही है। तो पारंपरिक मूल्य, परिवार का महत्व, धर्म, रीति रिवाज, त्योहार, ये सब आज भी भारतीय समाज के कोर में हैं। संस्कृति स्थिर नहीं होती, वो इंटरैक्ट करती है, बदलती है, अपनाती है, छोड़ती है, पर अपनी जड़ें भी बनाए रखती है। मीडिया और कम्युनिकेशन, इसमें तो क्रांति ही आ गई है। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया। अभूतपूर्व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। आज भारत में 700-800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यहीं कंज्यूम होता है। सस्ता डेटा और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ने इंफॉर्मेशन एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। कोई भी कहीं से भी सूचना पा सकता है, अपनी बात रख सकता है। और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इनका इम्पैक्ट? बहुत बड़ा इम्पैक्ट। लोगों के जुड़ने का, संवाद करने का तरीका बदल गया है। सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करने, पॉलिटिकल ओपिनियंस बनाने और एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन इसके नेगेटिव साइड्स भी तो हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज। बिल्कुल है।
और ये बहुत बड़ी चुनौती है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जंगल की आग की तरह फैलते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने, पोलराइजेशन बढ़ाने, प्रोपेगेंडा के लिए भी हो रहा है। डेटा प्राइवेसी एक और बड़ी चिंता है। हमारा पर्सनल डेटा कितना सुरक्षित है? साइबर क्राइम भी बढ़ा है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी ने जहां अपार अवसर खोले हैं, वहीं नए रिस्क भी पैदा किए हैं। जेंडर डायनामिक्स पर आते हैं। महिलाओं की स्थिति पर इस दौर का क्या असर रहा? यहां भी तस्वीर मिक्स्ड है। पॉजिटिव साइड देखें तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, खासकर सर्विस सेक्टर, आईटी, बीपीओ में, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। शिक्षा तक उनकी पहुंच बेहतर हुई है, फीमेल लिटरेसी रेट्स बढ़े हैं, हायर एजुकेशन में लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा है। कानूनी सुधार भी हुए हैं। हाँ, लीगल रिफॉर्म्स भी महत्वपूर्ण रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस के खिलाफ कानून, डाउरी प्रोहिबिशन, संपत्ति में अधिकार, इन सब से उनकी स्थिति मजबूत हुई है। पब्लिक लाइफ में उनकी विजिबिलिटी बढ़ी है। लेकिन चुनौतियां भी तो बनी हुई हैं। जेंडर पे गैप, वर्क लाइफ बैलेंस, सेफ्टी। हाँ, चुनौतियां अभी भी गंभीर हैं। जेंडर पे गैप एक हकीकत है। समान काम के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलना। वर्क लाइफ बैलेंस साधना महिलाओं के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी आज भी मुख्य रूप से उन्हीं पर मानी जाती है। लीडरशिप पोजीशंस में महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। बढ़ती मोबिलिटी के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर या कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अब जरा पॉलिटिकल और गवर्नेंस यानी राजनीतिक और शासन के आयामों पर आते हैं। इस दौर में भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था में क्या बदलाव आए? पॉलिटिकल स्फीयर में देखें तो एक तरह से लोकतंत्रीकरण और गहरा हुआ है, जैसे डेमोक्रेटिक डीपनिंग कहते हैं। वोटर टर्नआउट बढ़ा है, खासकर महिलाओं और वंचित तबकों का। रीजनल पार्टीज का उदय और प्रभाव बढ़ा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नेशनल स्टेज पर लाता है। सिविल सोसाइटी का रोल भी एक्टिव हुआ है, एनजीओज वगैरह। हाँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, एडवोकेसी ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, इनकी भूमिका काफी एक्टिव हुई है। ये विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर नजर रखते हैं, सवाल उठाते हैं, दबाव बनाते हैं। मीडिया भी ज्यादा एक्टिव हुआ है। और आरटीआई एक्ट 2005, उसने तो ट्रांसपेरेंसी लाने में बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल, आरटीआई एक बहुत पावरफुल टूल साबित हुआ है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। नागरिक अब सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म भी इस दौर की एक पहचान रही है। न्यायपालिका ने कई बार सामाजिक आर्थिक अधिकारों और गवर्नेंस के मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। और पॉलिसी रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन के चलते कुछ बड़े रिफॉर्म्स भी तो हुए, जीएसटी जैसे। हाँ, बिल्कुल। ग्लोबलाइजेशन की जरूरतों और दबावों के चलते कई पॉलिसी रिफॉर्म्स करने पड़े। जीएसटी एक बड़ा कदम था, पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बनाने और टैक्स सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में। सेबी, ट्राई, आईआरडीए जैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स बनाए गए स्पेसिफिक सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, इस पर भी फोकस बढ़ा है। लेकिन वो गवर्नेंस डेफिसिट्स, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती, ये मुद्दे तो आज भी हैं। हाँ, ये गवर्नेंस डेफिसिट्स बने हुए हैं और ये विकास में बड़ी बाधाएं हैं। करप्शन आज भी एक बड़ी समस्या है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स अक्सर बहुत जटिल और धीमी होती हैं, जिसे लाल फीताशाही कहते हैं। पॉलिसी अनसर्टेनिटी यानी नीतियों में बार बार बदलाव या अस्थिरता का अभाव, ये भी कभी-कभी इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करता है। तो रिफॉर्म्स हुए हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस वो एक चैलेंज है। केंद्र राज्य संबंधों पर क्या असर पड़ा? फेडरलिज्म पर? इस पर भी असर पड़ा है। एक तरफ राज्य अब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, इसे कंपेटिटिव फेडरलिज्म कहते हैं। इससे कई बार राज्यों को बेहतर नीतियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर, टैक्स पावर्स को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव भी रहता है। जीएसटी के बाद भी कुछ मुद्दे बने हुए हैं और हमने देखा है कि अलग-अलग राज्य विकास के अलग-अलग मॉडल्स अपनाते हैं। जैसा कभी गुजरात मॉडल वर्सेस केरला मॉडल की बहस चलती है। ठीक है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे पर आते हैं, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इसका पर्यावरण पर क्या असर हुआ है? असर दुर्भाग्य से बहुत चिंताजनक रहा है। तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। शहरों में एयर पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में अक्सर कई भारतीय शहर होते हैं। इसका सीधा असर लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा है। सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। और पानी, नदियों और दूसरी वाटर बॉडीज में पोल्यूशन बहुत बड़ा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सुएज, सब नदियों में जा रहा है। पीने के पानी का संकट कई जगहों पर गहरा रहा है। और प्राकृतिक संसाधनों का क्या?
रिसोर्स डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट्स। बिल्कुल। ग्राउंड वाटर लेवल्स तेजी से नीचे जा रहे हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में, जहां कृषि में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉरेस्ट कट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, माइनिंग के लिए, शहरों के फैलने के लिए। इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कई स्पीशीज खतरे में हैं। सॉइल डिग्रेडेशन भी एक बड़ी समस्या है। और क्लाइमेट चेंज, भारत तो इसके प्रति काफी वल्नरेबल है। हाँ, भारत क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के प्रति दुनिया के सबसे सेंसिटिव देशों में से एक है, और हम इसके असर देख भी रहे हैं। मानसून एरैटिक हो रहा है, कभी ज्यादा बारिश से बाढ़, कभी कम बारिश से सूखा। हीट वेव ज्यादा इंटेंस हो रही हैं, साइक्लोन ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। सी लेवल राइज से कोस्टल एरियाज को खतरा है। इसका असर तो हर चीज पर पड़ेगा, कृषि, पानी, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, ये एक मल्टी डायमेंशनल थ्रेट है। तो क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की दिशा में? हाँ, कोशिशें हो रही हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड एनर्जी में बहुत एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं, और इसमें काफी प्रोग्रेस भी की है। हम दुनिया के लीडर्स में से हैं सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट में। पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने अपने एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं एमिशन इंटेंसिटी कम करने के लिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी नियम बने हैं। हाँ, नियम कड़े किए गए हैं, जैसे BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू किए गए वाहनों के लिए। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, और पॉलिसीज का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वो सबसे बड़ी चुनौती है। संक्षिप्त में अगर कुछ की सेक्टर्स का हाल देखें, एग्रीकल्चर में आगे क्या दिखता है? एग्रीकल्चर में चुनौतियां बहुत हैं। ग्लोबल कंपटीशन, प्राइस वॉलेटिलिटी, क्लाइमेट चेंज, छोटी जोतें, कर्ज, लेकिन अवसर भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग में पोटेंशियल है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स नई उम्मीदें जगा रहे हैं। जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सपोर्ट की, जो किसानों की इनकम और रेजिलियंस बढ़ाए। मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के नतीजे, जैसे मैंने पहले कहा, मिले जुले रहे हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग जैसे कुछ सेक्टर्स में अच्छी सफलता मिली है। PLI स्कीम से उम्मीदें हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। लेकिन अभी भी हमें ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनने में संघर्ष करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, लॉजिस्टिक कॉस्ट्स, स्किल गैप्स और चीन से कंपटीशन, ये बड़ी बाधाएं हैं। और सर्विस सेक्टर, वो तो हमारी स्ट्रेंथ है। हाँ, सर्विसेज सेक्टर अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन है। IT सर्विसेज में हम ग्लोबल लीडर हैं, और अब फोकस हाई वैल्यू सर्विसेज पर शिफ्ट हो रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी। एक बहुत ही वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम उभरा है, खासकर टेक स्टार्टअप्स का। कई यूनिकॉर्न्स बने हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कंसल्टिंग, लीगल, फाइनेंशियल एडवाइजरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनमें भी ग्रोथ की काफी संभावना है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया में भारत की भूमिका, उसका ग्लोबल रोल भी तो बदला है। निश्चित रूप से भारत का कद और प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर बड़ा है। G20 जैसे फोरम्स में भारत एक अहम आवाज है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूरोप, आसियान, सबके साथ भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स मजबूत हुए हैं। भारत अब सिर्फ एक रूल टेकर नहीं, बल्कि रूल शेपर बनने की कोशिश कर रहा है। और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भी कोशिश है। हाँ, विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के हितों की वकालत करने में भारत एक लीडिंग रोल निभाने की कोशिश करता है। साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा देता है। और सॉफ्ट पावर, योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, खाना। हाँ, भारत की सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ी एसेट है। योगा और आयुर्वेदा तो दुनिया भर में फैल चुके हैं। बॉलीवुड की अपनी ग्लोबल फॉलोइंग है। इंडियन क्विजीन हर जगह पॉपुलर है, और हमारा विशाल डायस्पोरा, 30 मिलियन से ज्यादा भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में हैं, वो भी भारत की इमेज और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। भारत एक डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में भी उभरा है, दूसरे देशों की मदद कर रहा है। हाँ, भारत दूसरे विकासशील देशों, खासकर अफ्रीका और पड़ोसी देशों में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में उभरा है। टेक्निकल असिस्टेंस देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लाइंस ऑफ क्रेडिट देता है। ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी के कुछ आलोचनात्मक पहलू, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी तो होंगे। हर कोई इसे सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं मानता होगा। बिल्कुल, और वो क्रिटिसिज्म सुनना भी जरूरी है। एक बड़ी आलोचना यह है कि ग्लोबलाइजेशन से भारत में नई तरह की डिपेंडेंसी पैदा हुई है, खासकर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए हम आज भी इंपोर्ट पर बहुत निर्भर हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स के ग्लोबल इंटीग्रेशन से हमारी इकोनॉमी बाहरी शॉक्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो गई है। और सोशल जस्टिस के नजरिए से
क्या फायदे सब तक पहुंचे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आलोचकों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन का लाभ समाज के सभी वर्गों तक, खासकर हाशिए पर मौजूद समुदायों जैसे आदिवासीज, दलित्स और कुछ अल्पसंख्यक समूहों तक समान रूप से नहीं पहुंचा। कई बार तो उन्हें इसका नेगेटिव असर झेलना पड़ा, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण विस्थापन। तो ग्रोथ कितनी इंक्लूसिव रही है, इस पर सवाल उठते हैं। कल्चरल इंपीरियलिज्म की चिंताएं भी हैं। हाँ, कि कहीं ग्लोबल कल्चर के दबाव में हमारी अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधताएं खत्म ना हो जाएं। और फिर आया कोविड-19। उसने तो बहुत कुछ बदल दिया। हाँ, कोविड-19 एक वाटरशेड मोमेंट था। उसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की फ्रिजिलिटी को उजागर किया, दिखाया कि हम जरूरी चीजों के लिए कैसे कुछ ही देशों पर निर्भर हैं। उसने डिजिटल अडॉप्शन को जबरदस्त तरीके से एक्सेलरेट किया। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स आम हो गए। लेकिन उसने इकोनॉमी को बड़ा झटका भी दिया और इनइक्वालिटीज को और बढ़ाया। और इसी के बाद आत्मनिर्भर भारत पर जोर बढ़ा। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर फोकस बढ़ा, जिसका मकसद है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। पीएलआई स्कीम्स इसी दिशा में एक कदम है। तो इन सब अनुभवों को देखते हुए आगे की राह क्या होनी चाहिए? फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री क्या हो? देखिए, रास्ता संतुलन का है। हमें ग्लोबल इकोनॉमी से एंगेज करना है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के फायदे उठाने हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। एक बैलेंस्ड ट्रेड स्ट्रैटेजी चाहिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनानी होगी, खासकर क्रिटिकल सेक्टर्स में। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को और बेहतर बनाना होगा। स्टेबल पॉलिसीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। और सबसे जरूरी शायद ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना, ताकि फायदा सब तक पहुंचे। एग्जैक्टली। नीतियां ऐसी हों जो इनइक्वालिटी कम करें। इसके लिए एजुकेशन क्वालिटी, हेल्थ केयर एक्सेस और स्किल डेवलपमेंट पर भारी निवेश करना होगा। सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत करना होगा। पर्यावरण का पहलू भी सेंट्रल होना चाहिए। कहीं ग्रीन ग्रोथ अब सिर्फ चॉइस नहीं, नेसेसिटी है। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और रेजिलियंस पर फोकस करना होगा, और मजबूत गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो ट्रांसपेरेंट हों, अकाउंटेबल हों और पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें, ये भी उतने ही जरूरी हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ इज नॉट गुड और बैड। इसका आउटकम इस पर डिपेंड करता है कि हम इसे मैनेज कैसे करते हैं, हमारी पॉलिसीज कैसी हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस कितने कैपेबल हैं। सही कहा। भारत आज एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। सवाल अब ये नहीं है कि ग्लोबलाइज होना है या नहीं, क्योंकि हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। असली चुनौती ये है कि इस ग्लोबल एंगेजमेंट को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ कैसे अलाइन करें। इसमें हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस जैसी सच्चाइयों का भी सामना करना होगा। अंततः भारत के वैश्वीकरण के अनुभव का असली पैमाना सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं होंगे। असली पैमाना ये होगा कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जो न केवल समृद्ध हो, बल्कि इक्विटेबल भी हो, सस्टेनेबल भी हो और अपने प्लुरालिस्टिक मूल्यों के प्रति सच्चा भी हो। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या भारत आत्मनिर्भरता अर्थात आत्मनिर्भर और वैश्विक एकीकरण, ग्लोबल इंटीग्रेशन के बीच वास्तव में एक ऐसा संतुलन साध सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी और समावेशी समृद्धि लाए? ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। सामान्य अध्ययन विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।